नमस्कार दोस्तों। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गुप्तकालीन प्रशासन। तो गुप्तकालीन प्रशासन बेसिकली उसका जो सैलिएंट फीचर है वो विकेंद्रीकरण और सामंतवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। तो सामंतवाद की जो नींव तैयार की थी वो गुप्तकाल ने की थी, और आगे चलकर गुप्तकाल के पतन का कारण भी सामंतवाद ही बना था। और शासन जो विकेंद्रीकरण था उसका भी बहुत ज़्यादा। तो गुप्तकाल के बाद अपन देखते हैं छोटे छोटे जो है सामंत है वो भी बगावत करते हैं और गुप्तकाल का पतन का कारण बनता है। गुप्तकालीन जो प्रशासन है वो बेसिकली विकेंद्रीकरण व सामंतवाद पर आधारित है। फिर जो है राजा सर्वोच्च पदाधिकारी है। गुप्त काल में राजा जो है उसके पास ही जो है सर्वसत्ता है, निरंकुशता पर आधारित है। फिर जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देवतुल्य बताया गया। ये इसलिए बताते हैं देवता से संबंधित, ताकि राजा जो है आम जनता से हटकर है, इस कारण से जो है उसको देवतुल्य बताया जाता है। वह स्वयं जो है वह सामान्य जनता से अलग है, इसलिए वो जो है देवता के समान है, इसलिए जो है राजा को ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। शासन में रानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसा कि हमें मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर नाम है। प्रभावती गुप्त का जो है पुनर्नामक पत्र उसमें मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने जो है रुद्र सिंह तृतीय जो कि उसका पति था उसकी मृत्यु के बाद प्रशासन संभाला था। फिर जो है प्रमुख राइट्स होते थे, अधिकारी होते थे, उनसे संबंधित हैं अधिकारी। तो बेसिकली आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है महासंधि विग्राहक। ये युद्ध संधि व विदेश विभाग संबंधित अधिकारी है। फिर ये महाबलाधिकृत, ये सेना से संबंधित अधिकारी, सेनापति आज का जो चीफ मार्शल है उसकी तरह है। महादंड नायक प्रमुख न्यायिक अधिकारी हैं, जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड हैं। और फिर ये महाप्रतिहार, जो राजमहल के रक्षकों जो थे उनको प्रधान मतलब राजा से मिलने वाले व्यक्तियों को आज्ञा पत्र देने वाला अधिकारी। तो प्रतिहार मतलब बेसिकली जो है जो मतलब बड़े द्वारपाल से रिलेटेड है। तो ये अभी रीट में आया हुआ है, महासंधि विग्रह के संबंधित, संधि युद्ध आदि से संबंधित है। फिर उसमें कुछ और पद है, जैसे प्रतिहार है, अंतःपुर, जो राजा रानियों का जो होता था पहले उसको अंतःपुर कहते थे। फिर जो है दंडपाशिक, ये पुलिस विभाग का सर्विस वो है, आज के जो आईजी है वो है। फिर है रण भांडागारिक, तो ये है सब बना है रण से, तो जो सेना जो है सामग्री उससे संबंधित है। महासेनापति सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो ये आप ध्यान रखना, सेना अलग है और पुलिस अलग है, तो पुलिस विभाग अलग है और सेनापति अलग है। वही मौर्य काल में देखते हैं तो जो है उसके अंतर्गत जो है गुप्तचर विभाग है, लेकिन इसमें जो है गुप्तचर विभाग का इतना वो सटीक उल्लेख नहीं मिलता है। विनय स्थिति स्थापक जो नियम बनाता है, शांति व्यवस्था नियम बनाने वाला। कुमारामात्य, आज की जो कलेक्टर प्रणाली है वो इसी पर आधारित है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। फिर है महा अक्षपटलिक, अक्षपटलिक का मतलब होता है अभिलेख से संबंधित। फिर है भट्टा अश्वपति, अश्व का मतलब होता है जो घुड़सवार का जो हेड है वो भट्टा अश्वपति है। तो बेसिकली ये जो है बेसिक मेन जो है सैलिएंट फीचर्स है गुप्तकालीन प्रशासन के। फिर प्रशासन के अंतर्गत आप और भी कुछ देखेंगे तो फिर जो है आज जिस तरह जिले तहसील बटे हुए उसी तरह जो है गुप्तकालीन साम्राज्य जो है बेसिकली प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत जो होते थे वो भुक्ति में बटे हुए होते थे। फिर आप देखिए विषय, जो आज के जो जिले हैं उनको विषय कहा जाता था, जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं उनको विषयपति कहा जाता था। पथक है जो आज की तहसील के समान होता था। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं तो आप ऐसे ध्यान रखना कि उस समय कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देय सवनी या भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति के अधिकारी को उपरी कहा जाता था। तो भुक्ति पर जो बैठता था या जिसको प्रांत भी कहते थे, यहाँ पर जो प्रशासन करता था उसको उपरी कहा जाता था, और जो सीमा के प्रदेश थे उनको गोप्ता कहा जाता था। फिर जो है भुक्ति का विभाजन जो है विषय के अंतर्गत, ये देखो भुक्ति का विभाजन जो है विषय अथवा जिलों में होता था, जिसका प्रमुख विषयपति होता था, और विषयपति की नियुक्ति जो है गवर्नर अथवा स्वयं सम्राट द्वारा की जाती थी। तो भुक्ति हो गया, विषय हो गया। फिर आता है पथक, पथक जो है आज की तहसील के समान होते हैं। फिर अपन डालते हैं नज़र गुप्तकालीन जो व्यापारिक प्रणाली थी उसके ऊपर। तो गुप्तकालीन व्यापारिक प्रणाली में जो है 4-5 शब्द मिलते हैं, सार्थवा, श्रेष्ठी, उन पर चर्चा करेंगे। फिर जो है विषयपति की सहायता के लिए एक समिति होती थी जिसमें सदस्य होते थे वो नगर श्रेष्ठी या नगर का धनी व्यापारी। सार्थवा, जो कारवा चलते थे उनको सार्थवा कहते थे, उनका जो हेड होता था वो सार्थवा वो श्रेष्ठी कहलाता था। प्रथम कुली का शिल्पी प्रतिनिधि जो पैलेस वगैरह बनाता था। प्रथम कायस्थ लेखक, तो गुप्त काल के अंतर्गत जो नया शब्द आया वो था कायस्थ। कायस्थ आज भी जो है जाति उल्लेखित की जाती है। फिर कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में उल्लेख भी मिलता है प्रशासन संबंधित इन सब का। नगर प्रशासन का प्रमुख होता था वो कहलाता था पूर्वपाल। गिरनार नगर का पूर्वपाल चक्रपालिक था।
ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा के मध्य भारत में पंचमंडलीय तो पूर्व भारत में पेट या विति कहलाता था। महत्तर अष्टकुलाधिकार कुटुंबी ने पटलिक आदि ग्रामीण प्रमुख पदाधिकारी होते थे। बेसिकली जो महत्तर है वो सामान्य जो है महत्तर शब्द से नहीं बना, इसका मतलब होता है पुलिस प्रशासन इत्यादि से संबंधित था। नारद व बृहस्पति स्मृतियों से पता चलता है गुप्त काल में न्याय व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। तो गुप्त काल में जो बेसिकली जो है मनु स्मृति या अन्य स्मृतियों पर टीका की गई, जिसमें जो नारद स्मृति पर टीका की गई, जिन्हीं पर जो आज अपना जो हिंदू लॉ कोड बना हुआ है वो इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित है। गुप्त काल में पहली बार दीवानी तथा फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका की गई और इस पर जो है बहुत सारे संस्कृत लेख लिखे गए, इस तरह किया गया। फिर स्थानीय समितियों के रूप में 3 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो पारस्परिक विवादों पर निर्णय करती थी। वो जो है प्रथम श्रेणी, ये श्रेणी थी व्यावसायिक समिति जिसके नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। तो बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है श्रेणी धर्म से किस है, तो श्रेणी धर्म जो है व्यापारिक जो आपस में कामकाज करते थे उनमें जो है आपस में सामंजस्य बना रहे। जिस तरह से आज जो है शेयर मार्केट में सेबी मेंटेन करती है, उस तरह जो श्रेणी धर्म के अकॉर्डिंग जो है सभी व्यावसायिक समिति करती थी। पूग जो है शिल्पियों की समिति होती थी। ये बेसिकली जो आज के जो है व्यापारिक समूह उसी तरह वो व्यापारिक समूह होते, जैसे आज के फिक्की है, ये है ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन है, एस एटक वगैरह। फिर जो है कुल एक ही परिवार के सदस्यों का संगठन जो है वो कुल कहलाता था। तो इससे जो ये एक तरह के दबाव समूह थे जो राजा पर जो है बताते हैं कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। फिर जो है प्रमुख कर है, तो किसी भी प्रशासन की जो महत्वपूर्ण नींव होती है वो होते हैं प्रमुख टैक्स। आज भी जो है टैक्स व्यवस्था है, आज ही बजट पेश होता है, उसी तरह जो उस समय की जो टैक्स प्रणाली थी वो इस तरह थी। पहला था उद्रंग या भाग, उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था, स्थायी भूमि कर से लिया जाता। तो भाग है, भोग है, ये क्या है, तो ये प्रमुख गुप्तकालीन टैक्स है। ऊपरी कर क्या है, अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर है जिनके पास जमीन नहीं है। भूत प्रत्यय राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर लगाकर। विष्टि, विष्टि यानी बेगार प्रथा, नारद स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है, विष्टि प्रथा की सम्मति है। भूत प्रत्यय विदेशी वस्तुओं से आयात पर कर। फिर है भोग कर, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट, भोग मतलब गिफ्टेड आइटम, सब्जी फल फूल। फिर जो है मंदिरों ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्रमशः, जो मंदिरों को दी जाती थी वो कहलाती ब्रह्मदेव और जो ब्राह्मणों को दी जाती थी वो अग्रहार कहलाते थे। और इनका जो वो हेड होता था वो कहलाता था अग्रहारिक। तो सातवां काल में सर्वप्रथम भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। उन्होंने जो भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की थी। गुप्त काल में आते आते ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और कालांतर में इसका रिजल्ट निकलते निकलते औरंगजेब के जब साम्राज्य आया 1707 तक, तब तक जो है मुगल पतन की जो मेन नींव का कारण था वो सातवाहन वंश के समय चल रही भूमि अनुदान प्रथा ही बना। और ये जो भूमि होती थी जो दान दी जाती थी वह कर मुक्त कहलाती थी। और जो मतलब राजस्थान में जो मिलती थी भूमि उसको कहा जाता था शासन। ये भी बिल्कुल जो है टैक्स फ्री होती थी। तो बेसिकली गुप्तकालीन शासन व प्रशासन संबंधित जो है महत्वपूर्ण सीरीज है। अब अपन पढ़ेंगे कला। तो बेसिकली जो कला है जीएस की दृष्टि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो कला ही है। कला में अपन पढ़ेंगे साहित्य में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, और गुप्तकालीन जो मंदिर स्थापत्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। साहित्य व मंदिर, और एक फीचर पढ़ेंगे विज्ञान व प्रौद्योगिकी। तो इन सब जो फीचर थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब में जो है बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हुआ। इस कारण जो है गुप्त काल को जो है क्लासिकल एज कहा गया है। इतना सारा डेवलपमेंट एक साथ इस पीरियड में होना, इस कारण इसे क्लासिक युग वो कहा जाता है, स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इस युग के बारे में कहा जाता है कि इसके बाद जो है अंधकार समाप्त हो गया। तो अपनी जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो कला से संबंधित होगी। फिर उसके बाद जो है 50 क्वेश्चन वाली सीरीज होगी जिसपे जो भी क्वेश्चन आए हुए उन पर चर्चा की जाएगी और फिर जो गुप्तकाल समाप्त हो जाएगा। और ये जो है रीट, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स।